Good morning everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज 16 दिसंबर एंड डे है थर्सडे। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक टाइम्स की ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली दे देता हूँ। उसके साथ ही बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू, ये 3 पीडीएफ न्यूज़पेपर्स की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। सेकेंड चीज़, अप स्टॉक्स पे अगर आपको अपना अकाउंट ओपन कराना है, डीमैट अकाउंट, तो उसका भी लिंक आपको नीचे सेकेंड लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू आप अपस्टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं उससे डाउनलोड करने के बाद, तो आपको 1000 रुपीज़ की फ्री ब्रोकरेज सर्विसेज मिलेंगी। कोई आपको कोड वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना है, सीधा आपको सिर्फ वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दैट्स इट। एंड इसके अलावा कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, उसके अंदर मैं आपको वापस ले चलता हूँ एक बार नोट्स के ऊपर। अच्छा, मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ। ये मैं आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये नोट्स अपलोड कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि जो भी न्यूज़पेपर के अंदर होता है उसके नोट्स हैं सारे, और मैं अब इसी से ही वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपने कुछ दिनों में नहीं देखी वीडियो इसलिए, तो अगर आपको ये भी चाहिए तो ये भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही मिल जाएंगे। नाउ, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ होंगे तो आप किस किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज आए। चंदन दुबे और रितिका उपाध्याय, ये 2 पोर्टफोलियो मुझे सबसे अच्छे लगे। उसके अलावा मैंने जो पोर्टफोलियोज थे उनको मार्क कर दिया कि आप, मतलब मैंने बता दिया कमेंट के अंदर कि क्या क्या मुझे लगता है। उसके अलावा मेरा पोर्टफोलियो ये रहेगा, आप एक चाहें तो देख भी सकते हैं। बाकी कोई आइडियल पोर्टफोलियो नहीं है, एक क्रिएटिव क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं एक्चुअली आपको ले ही चलता हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे आनंद राठी वेल्थ लिस्ट्स एट 9% प्रीमियम। तो कल मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कि आनंद राठी का जो आईपीओ है वो 9% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ है। तो उसके अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही उनका इस क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ था, उसके बावजूद ये चीज़ हुई है। तो एक क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए हुआ है, आप कह सकते हैं कि आनंद राठी वेल्थ जो है उसकी जो ब्रांड इमेज है वो बहुत ज़्यादा है, और लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। सिर्फ इसीलिए है यहाँ पर, और ऐसा कुछ नहीं है कि रेवेन्यू प्रॉफिट कम होने की वजह से कुछ आईपीओ में कोई लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल कोई रीज़न नहीं निकलता इसका। सो बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट जो आज की मेन न्यूज़ है उसके ऊपर। पर उससे पहले आज का क्वेश्चन ये है कि आपको वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट वर्किंग कैपिटल एक ऐसा क्वेश्चन रहता है जो काफ़ी आपसे पूछा भी जा सकता है। खैर, आगे चलते हैं। पेज फर्स्ट के ऊपर, गवर्नमेंट अनाउंसेस 76,000 करोड़ स्कीम फॉर चिप इकोसिस्टम। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो हमने थोड़े दिनों पहले भी इससे एक रिलेटेड न्यूज़ कवर की थी कि गवर्नमेंट 66,000 करोड़, एक्चुअली में क्या है कि गवर्नमेंट ने डॉलर्स के अंदर अपनी फिगर को बताया था 1,000 करोड़ समथिंग, तो उसको कन्वर्ट करके 76,000 करोड़ हो गया यहाँ पर। तो वो इन्वेस्ट करने वाली है चिप इकोसिस्टम के अंदर, जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, माइक्रो चिप्स होती हैं, उनके पूरे इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका एक्सपोर्ट भी, क्योंकि अगर बाहर हम करेंगे तो एक्सपोर्ट का भी इकोसिस्टम बन जाएगा अपने आप में। तो वो सभी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ओवर 6 ईयर पीरियड। ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है गवर्नमेंट। और ये कैसे कर रही होगी, तो एक बार हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। गवर्नमेंट विल फंड 50% ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन पारी पासू बेसिस फॉर एलिजिबल कंपनीज। तो गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया बनाएगी, अगर उस क्राइटेरिया को कुछ जो कंपनीज फुलफिल करते होंगे, कि अगर आप मान लेते हैं कि आप 1000 किलो या 1000 चिप का प्रोडक्शन करते हैं डेली बेसिस पे, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनेगा जिसको जो कंपनीज फुलफिल करेंगी, अगर वो कंपनीज मतलब आगे प्रोडक्शन करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट उसका 50% ऑफ द प्रोजेक्ट फंड करेगी। और पारी पासू बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लोन दे रही है, उससे जो प्रॉफिट होगा 50% गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। तो पार्टनरशिप वाले फॉर्मेट के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रही है। बट इसमें वो है कि प्रॉफिट उसी का ही है जो कंपनी है, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, और उसे अपने फंड कम लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से है। बाकी सेकंड पॉइंट के अंदर ये है कि ये बोला किसने है, तो अश्विनी वैष्णव, ये आपके आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के, MEITY बोलते हैं, उसके मिनिस्टर हैं। और वैसे अगर बताऊँ तो IAS हैं ये, और हार्वर्ड से इन्होंने MBA भी किया, मतलब मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया। नाउ, इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ सारी इंडिया की कंपनीज तो होंगी नहीं, बाहर की कंपनीज भी होंगी, और इंडिया की कंपनीज दोनों मिल करके इस प्रोजेक्ट, मतलब ये करने के लिए टोटल जो 50% वो लोग अपने एंड से लगाएंगे, वो उनकी वैल्यू टोटल होगी 1.7 लाख करोड़
इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आने वाली है। और बाकी अभी उनको अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा क्योंकि वो एलिजिबिलिटी को मीट करने के लिए, तो उसके लिए भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर। तो ऑल इन ऑल इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इस चिप से रिलेटेड या सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड होने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो ये इनका कहना है। नाउ आगे चलते हैं सेकेंड न्यूज़ के ऊपर। आरबीआई ट्राइज टू गॉज डिमांड फॉर इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स का। तो मैं एक बार आपको वापस वाइट बोर्ड पे ही लेके चलता हूँ इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अब इसके ऊपर समझते हैं ना। होता क्या है कि आप अगर कोई बॉन्ड गवर्नमेंट का लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ लेते हैं, 1000 रुपीज़ आपको सबमिट कराने हैं और आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा उसके अंदर। तो शुरू में क्या होता है कि आपको मान लेते हैं कि आपको 100 रुपीज़ की पेमेंट मिल रही है, तो वो सिर्फ आपके इंटरेस्ट की पेमेंट है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल भी मिलता है। मान लेते हैं कि आपको 100 रुपीज़ का प्रिंसिपल भी मिल गया, आपको 200 रुपये का कूपन मिल गया। अब उसके अंदर क्या हुआ कि आपका सिर्फ 900 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास अब बचा हुआ है। तो 900 रुपीज़ के पास आपका 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको 90 रुपीज़ यहाँ पे मिलेंगे। बट आपका टोकन 200 रुपये का है, तो आपको 110 रुपये का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक फिक्स्ड पेमेंट होती है तो ओवर द पीरियड, तो उसके अंदर क्या होता है, शुरू में तो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बट धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को डील करने के लिए इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स आते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ये जो टोटल पेमेंट है, ये जो परसेंटेज होती है, जैसे 20% है यहाँ पर, तो ये जो टोटल पेमेंट होती है वो ऐसे 20% है ऐसे नहीं बताते हैं। ये ऐसे बताते हैं कि इन्फ्लेशन, जितना भी इन्फ्लेशन रहेगा उसमें ऐड कर लेना, जितना भी 2% 3% जितना भी। तो इस तरीके से बताया जाता है कि आपको ये जो इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इन्फ्लेशन प्लस 2-3% जितना भी होता है उस हिसाब से मिलेगा। तो ये होता है ना। यहाँ पर इन्फ्लेशन के लिए सीपीआई को यूज़ करते हैं जनरली, या फिर सीपीआई डब्ल्यूपीआई की कॉम्बिनेशन को। तो ऑल इन ऑल क्या होता है कि आपको जैसे मान लेते हैं कि अगर 10% कहीं से इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, तो वो हो सकता है कि कभी इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो सकता है कभी इन्फ्लेशन से कम भी हो जाए और आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा हो। बट इसके अंदर ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है कि आपको इन्फ्लेशन जितना तो रिटर्न मिलेगा ही, और उसके ऊपर जो भी ये है वो मिलेगा। तो ये इन्फ्लेशन लिंक्ड इंसेंटिव होते हैं यहाँ पर, और ये जनरली गवर्नमेंट ही इशू कर रही होती है। अब यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट ने इसी जो बॉन्ड्स हैं इनकी डिमांड को गॉज करने की कोशिश की है। डिमांड को गॉज करना क्या होता है कि लोग ये अगर हम इशू करते हैं तो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये गॉज करने की यानी प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। क्या किया है, पहली बात गुड हैजिंग इंस्ट्रूमेंट, ये तो मैंने अपने उससे लिखा है कि काफ़ी अच्छा हैजिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है क्योंकि आपको इन्फ्लेशन के ऊपर प्रीमियम मिलता है इसके ऊपर। नो लिंक्ड होना चाहिए यहाँ पर, लिंक्ड टू सीपीआई और कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ आस्किंग बैंक्स एंड एफआईज फॉर द सेम। तो यही है कि तो यहाँ पर यह है कि बैंक्स और एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिमांड के लिए पूछा जा रहा है कि आपके कस्टमर्स जो हैं उनके अंदर से कितने लोग ये बाय करना चाहेंगे, कितने के पास एलिजिबल बैलेंस पड़ा है पहले से, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा ना। इसके अलावा वी आई प्लान्स टू गेट बैक टू इन द गेम विद 4x राइज इन केपेक्स टू 2 बिलियन। तो आज ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है, ये भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी ज़्यादा। इसके अंदर क्या है, वोडाफोन इंडिया अपने केपेक्स को बढ़ाना चाह रहा है और 2 बिलियन पर राइज कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि ऑब्वियसली बात है कि वो जियो और एयरटेल से कॉम्पीट कर पाए। और अभी के लिए 500 मिलियन के आसपास इनका चल रहा है अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी रेज करने की बात करें, इक्विटी मतलब होता है अपनी ओनरशिप का एक पार्ट रेज करना। उसके अंदर यूके का वोडाफोन पीएलसी, जो आपको पता हो वोडाफोन आइडिया जो है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी के बीच में मर्जर है, तो उसके अंदर जो वोडाफोन का पार्ट है वो यूके वोडाफोन पीएलसी ही है। उसके अलावा जो आइडिया का पार्ट है वो है आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट। ना यूके वोडाफोन पीएलसी जो है वो 44% ओन करता है कंपनी का, और आदित्य बिरला ग्रुप 28%, बाकी पब्लिक होल्डिंग और वो सब है, म्यूचुअल फंड वगैरह। तो इस तरीके से ये अपनी इक्विटी को इन्फ्यूज़ करा सकते हैं, मतलब यही लोग आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वीआई के अंदर। और ये इशू जो है वो मार्च 2022 तक इशू करने की कंपनी प्लानिंग कर रही है यहाँ पर। तो ये हमने देख लिया। नाउ एनएससी टॉक्स टेक्स ब्राज़ीलियन क्यू प्लान्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया इनकॉर्पोरेटिव प्राइम। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर आपको थोड़ा बैकग्राउंड में बता देता हूँ। ब्राज़ील के अंदर एक इंडेक्स है, या एक स्टॉक एक्सचेंज बोलना चाहिए, एक स्टॉक एक्सचेंज है ब्राज़ील बोल्सा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो है 2000 के अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने एक नया अपना एक इंडेक्स टाइप का निकाला था,
जिसके अंदर नोवो मेरकाडो, ये ब्राज़ीलियन के अंदर है तो मुझे पता नहीं, बट हाँ ऐसे ही इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसका मीनिंग होता है न्यू मार्केट। तो न्यू मार्केट उन्होंने कुछ ऐसे बनाने की कोशिश की थी। इन्होंने क्या किया था, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा, उसके ऊपर जो भी कंपनीज आती हैं वो एक प्राइम मेंबरशिप लेके, जो ब्राज़ील बोल्सा वाला इंडेक्स है जो एक्सचेंज है, इससे प्राइम मेंबरशिप लेके वो क्या कर सकती है कि वो नोवो मेरकाडो का एक पार्ट बन सकती है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो कंपनीज आएंगी जो अपना ऑपरेशन ऐसे करती हैं कि इन्वायरमेंट को और सोसाइटी को ज़्यादा पोल्यूशन और वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, दिक्कत नहीं होती है। तो उसके अंदर उनको क्या होता है कि उनको ईएसजी नाम पे फंड्स ज़्यादा मिल जाते हैं। ईएसजी मतलब मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। मतलब वही सब चीज़ें कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही काम करते हैं और इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ग्रीन ग्रीन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो सब करते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए उनको ईएसजी नाम के फंड्स मिल सकते हैं। और यहाँ पर ब्राज़ील की अगर हम बात करेंगे तो नोवो मेरकाडो जो आपका, इसके अंदर जो कंपनीज आती हैं उनका जो इंडेक्स बना हुआ है, उन सब कंपनीज का एक इंडेक्स बन गया। तो उनका इंडेक्स ब्राज़ील के वैसे जो इंडेक्स, नॉर्मल इंडेक्स चल रहा है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि 21 साल लगभग हो गए यहाँ पर। तो इस तरीके से अब यहाँ पर न्यूज़ ये है कि एनएससी भी ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि वो ऐसा एक प्राइम मेंबरशिप टाइप का कुछ लॉन्च करेगा ईएसजी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके लिए क्राइटेरिया उन्होंने एक तो अभी बता ही दिया है कि 40% शेयर होल्डिंग उस कंपनी की होनी चाहिए पब्लिक के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो वो एनएससी के इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी उसके अंदर आपको ईएसजी इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा पैसे यहाँ पे मिल रहे होंगे कंपनीज़ को। तो हमने पूरा कवर कर लिया है। इसके अंदर क्या था कि पेज फर्स्ट की सारी न्यूज़ थी और पेज 5 जो एटीएम मार्केट्स है उसकी एक आर्टिकल था इसके अंदर। ना हम पेज 5 के 2-3 आर्टिकल्स और कवर करेंगे। इसके अंदर क्या है, पेटीएम एंकर्स हिट एग्जिट बटन एज लॉक इन टाइम एंड्स। तो पेटीएम बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या हुआ है आपको, पहले मैं थर्ड पॉइंट पे लेके चलता हूँ। सिंगापुर जीआईसी, कनाडा सीपीपीआईबी, ये एक उनकी पेंशन का बोर्ड है। ब्लैक रॉक, ये यूएस की कंपनी है इन्वेस्टमेंट वाली। और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये आबू धाबी की गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सब जो, और सिंगापुर वाली भी सिंगापुर की गवर्नमेंट की ही इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। नाउ इसके अंदर ये चारों कंपनीज जो हैं इन्होंने पेटीएम के अंदर एज एन एंकर इन्वेस्टर अपने पैसे डाले हुए थे। एंकर इन्वेस्टर का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि उसमें आपको आपने आईपीओ से पहले पैसे डाल दिए उसके अंदर, और एक लॉक इन पीरियड है 30 डेज का इसके अंदर था कि 30 डेज तक आप सेल नहीं कर सकते इसको। 30 डेज तक सेल नहीं कर सकते और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो और अपना होल्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से था, और यहाँ पर इन्होंने अपने प्राइसेस, मतलब अपने स्टॉक्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हिट एग्जिट बटन, एग्जिट बटन मतलब वही सेल करना स्टार्ट कर दिया जब उनका लॉक इन पीरियड जो था वो एंड होने लग गया है। तो 30 डे का लॉक इन पीरियड था जिसके अंदर वो सेल नहीं कर सकते थे। और ऐसे लॉक इन पीरियड काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर होता है। अगर आप गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ के अंदर, एसजीबी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर भी लॉक इन पीरियड होता है ना। कल जो इसी वजह से क्या हुआ कि इंट्राडे के अंदर अपना पेटीएम जो है बहुत ही नीचे चला गया, लोएस्ट पॉइंट हिट कर गया अपना इंट्राडे के अंदर 1297.70। तो इस तरीके से ना, और उसके बाद क्लोजिंग हुई कल इसकी 1380 रुपये पर, 1380.05 पर आपके सामने है। तो इस तरीके से था पूरा, काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस पेटीएम का अभी तक तो चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। नाउ आगे चलते हैं, गेहॉल्ट टू हाफ होल्डिंग इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो गेहॉल्ट कौन है, बेसिकली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये इसके प्रमोटर हैं, जैसे रिलायंस के अंबानी है, तो उस तरीके से ना ये एक ब्लॉक डील करने जा रहे हैं। ब्लॉक डील का क्या मीनिंग होता है, ये बड़ी डील्स होती हैं जिसमें ओनरशिप वगैरह में कुछ चेंजेस आ जाए। और ये क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में तो आपको परमिशन ही लेनी पड़ती है, और हर केस में आपको कम से कम एक पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम ये ब्लॉक डील कर रहे हैं। और पब्लिकली डिक्लेयर करने का मीनिंग होता है कि प्रेस रिलीज करवाना और प्रेस के थ्रू उसको रिलीज करवा देना, किसी भी 2 या 3 आपके नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर वो पब्लिक हो जाती है बात अपने आप। तो इस तरीके से यहाँ पर नाउ गेहॉल्ट जो है वो अभी के लिए ओन करते हैं 21.69% कंपनी के अंदर। और अब ये प्लान कर रहे हैं कि अपना इनमें से जो 21.69% में से आधा या आधे के आसपास अपना शेयर सेल करेंगे, और वो रिड्यूस हो जाएगा टोटल मिला के 10% से कम, मतलब वो लाना चाह रहे हैं अपना शेयर। और उसके बाद ही जो थर्ड पॉइंट है वो ये भी है कि वो इंडिया बुल्स से एज अ प्रमोटर भी एग्जिट कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि वो प्रमोटर अब ना रहे इंडिया बुल्स के अंदर।
बाकी जैसे अभी ब्लॉक डील है तो फिर गेहोल जो वो अपने सेल कर रहे हैं शेयर को, तो बाय कौन कर रहा है? तो बाय पर भी वही काफ़ी सारे सेम नाम रिपीट होंगे जो पेटीएम को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, पहला है ब्लैकस्टोन, ये यूएस की एक प्राइवेट इक्विटी फंड है। और बाकी यूएई का एस डब्ल्यू एफ का मीनिंग होता है सोवरेन वेल्थ फंड, और यूएई मतलब दुबई। अच्छा, दुबई और यूएई में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके अंदर 11 कुछ कंपनी सिटीज़ आती हैं, और उसके अंदर से एक सिटी है सिर्फ दुबई। तो ये हमने थोड़ा सा देखा भी था पहले। और एस का मीनिंग सोवरेन वेल्थ फंड। ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है, अगर कहीं कहीं की पावरफुल गवर्नमेंट होती है तो उसके पास फंड्स होते हैं एक्सेस में, जो वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है इधर उधर। तो वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या फिर सोवरेन वेल्थ फंड बना देती है, जिसके अंदर वो टाइम टू टाइम पैसे डालती रहती है, और वो अपने आप से अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। नाउ थर्ड भी ऐसा ही कुछ है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ये सिर्फ दुबई की इन्वेस्टमेंट की अथॉरिटी है, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो इस तरीके से तीनों जो हैं अथॉरिटीज़ या कंपनीज आप कह सकते हैं, ये परचेज कर रही हैं जो गेहोल्ट सेल कर रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। नाउ इंडिया नीड्स टू मेक रूल्स अ लॉट ईजियर फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर हुआ क्या है, एक और एसोसिएशन है सर्वे, मतलब ये जो सर्वे ऑफ बाय वाला पॉइंट है, आसिफमा, एशिया सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एसोसिएशन। एफएमए का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल मार्केट्स एसोसिएशन। तो ये पूरी एक एसोसिएशन का नाम है, इसको शॉर्ट में आसिफमा बोलते हैं। ये एक सर्वे निकालते हैं हर साल। इनमें क्या होता है कि आपकी कंट्री के अंदर जो रेगुलेशंस हैं स्टॉक मार्केट में, आपके बैंक्स में लोन लेने के लिए, और आपकी करेंसी कैसी चल रही है, स्टेबल है या नहीं है, तो उस तरीके से सारे क्राइटेरिया को फुलफिल, मतलब ये सर्वे करते हैं हर क्राइटेरिया का। उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सी कंट्री कितना स्टैंड करती है, कितना अच्छी है, कितनी बेकार है। तो उसके हिसाब से इंडिया को रेटिंग इन्होंने दिया है 5.48 की आउट ऑफ 10, और 10th नंबर डिक्लेयर किया है, 10th रैंक पर है ये एशिया के अंदर। और चाइना, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज, हांगकॉन्ग वगैरह इससे ऊपर है। ना इसके अंदर अब ये जो है गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया नीड्स टू मेक रूल्स अ लॉट ईजियर फॉर इन्वेस्टर्स। तो इंडिया को रूल्स और इजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सीधा सा इम्प्लीकेशन है इस बात का। बट मेरे ओपिनियन में जो इसके अंदर लिखा भी था वो ये था कि ये ज़्यादा इसीलिए इतनी बुरी रेटिंग हुई है क्योंकि हमने अभी क्रिप्टो के स्पेस में काफ़ी ज़्यादा हमने रेगुलेशन की बात कर दी है। तो ये प्रोबेबली इसीलिए हुआ है। बट हाँ, ये हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते इसके अलावा। नाउ पेज 9 के ऊपर हम इकोनॉमी माइक्रो एंड माइक्रो का सेक्शन है। इसके अंदर ये जो न्यूज़ है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको 2-3 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा टैक्स से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट, टैक्स में क्या होता है कि टैक्स कैसे गवर्न होता है। टैक्स होता है आईटी एक्ट से गवर्न, जो इनकम टैक्स एक्ट है। और इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, वो लगभग हर साल अमेंड होता है। हर साल अमेंड होने का क्या मीनिंग है कि हर साल जब बजट आता है तो बजट के साथ साथ एक फाइनेंस बिल आता है। तो फाइनेंस बिल बेसिकली वही आगे जाके बजट बनता है। तो उसके अंदर जो पूरा इनकम टैक्स एक्ट होता है वो पूरा का पूरा रीड्राफ्ट किया जाता है। पूरा का पूरा वो वही सेम वर्ड सेम चीज़ें लिखी होंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं उसके अंदर हर साल। तो हर साल बजट के साथ, सॉरी, लगभग नया एक्ट आपका आ रहा होता है। और इसके अलावा आपको एक और बात समझनी है, जो इनकम टैक्स एक्ट में दो बातें और समझनी है एक्चुअली आपको। पहली चीज़ है कि ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम चल रही है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको न्यू रिजाइम के तहत टैक्स देना है, नहीं तो आप ओल्ड रिजाइम के अंदर ही टैक्स दे सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या होता है कि आपको अपनी इनकम का पूरा टैक्स कैलकुलेट करके सब कुछ करके खुद से सबमिट करना होता है। और फिर वो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, वो आपका चेक करेगा कि क्या यही है आपकी इनकम वगैरह, या फिर आपके पास कुछ और इनकम हो सकती है। वो सब चीज़ें हैं, रेड मारना, वो सब करना, तो वो सब है उसके पावर। बट आपको खुद से एक बार अपना सबमिट कराना होता है। अब यहाँ पर अब समझना है इसके अंदर हुआ क्या है। यहाँ पर काफ़ी सारे ओवर 1300 ऐसे नोटिस हैं, मतलब इनकम टैक्स के आपके वो हैं कि लोगों ने अपने खुद जो इनकम टैक्स फाइल किया है, वो ऐसे काफ़ी 1300 के आसपास ऐसे आप कह सकते हैं कि नोटिस है। वो आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि इसको री कैलकुलेट किया जाए कि ओल्ड रिजाइम के बेसिस पे, जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने ओल्ड रिजाइम के तहत टैक्स दिया है, तो उनके बेसिस पे ये चीज़ें गलत कैलकुलेट उन्होंने की है, और इसको रीअसेसमेंट उसका होना चाहिए। इसके लिए जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला था, मतलब हाई कोर्ट के अंदर ये केस डाला था, जो दिल्ली की है, इलाहाबाद के, वो सब है, वहाँ पर ये केसेस चल रहे थे।
और अभी क्या हुआ है, कल ही ये आया है कि 1300 केसेस को उन्होंने क्वैश कर दिया, रिजेक्ट कर दिया बेसिकली, कि ये आप क्या बात कर रहे हो, सब ठीक है इसके अंदर। तो इस तरीके से हुआ है। नोटिस जो भी है 1300, ये आफ्टर 31 मार्च इस साल के इशू हुए हैं। तो क्या होता है, आपको 1 साल का टैक्स उस साल मतलब 31 मार्च को ही पे नहीं करना होता है। एक विंडो होती है जिसके अंदर अंदर आपको अपना इनकम टैक्स की रिसीट ITR भरनी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न सॉरी। तो वो सब होता है यहाँ पर। अब ID डिपार्टमेंट जो है क्या कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज करेगा और अमेंड कर सकता है वो IT एक्ट को नेक्स्ट बजट के अंदर, कि ओल्ड रिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस ला दे, या फिर ओल्ड रिजाइन को ख़त्म ही कर दे कि अब सिर्फ न्यू रिजाइन में, ऐसा भी कुछ हो सकता है इसके अंदर। बाकी अभी के लिए जो डिसीजन है कि हाई कोर्ट ने जो क्वैश कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है सारी नोटिस को, तो वो इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर्स है, क्योंकि उनको हो सकता है कि कम टैक्स देना पड़ रहा हो, और उसी के लिए उन्होंने ये इनकम टैक्स वालों ने अभी ये नोटिस डाला है। तो इसीलिए ये पूरा अब इसके अंदर फ्यूचर के अंदर आपको न्यूज़ ज़रूर से देखने को मिलेगी जब ये SC के अंदर चैलेंज होगा या फिर कुछ अमेंडमेंट होती है इसके अंदर। नाउ कैबिनेट क्लियर्स 1300 करोड़ स्कीम फॉर डिजिटल पेमेंट्स, गवर्नमेंट विल रीइंबर्स ट्रांजैक्शन चार्जेस लेवाइड बाय पेटीएम ऐप। तो इसके अंदर क्या है कि जो आप अपने पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत ही छोटा अमाउंट, अगर आप UPI से आपके उसमें जो पेटीएम का वॉलेट होता है उसमें लाते हैं पैसे, तो एक छोटा सा अमाउंट कट जाता है, उसको ट्रांजैक्शन चार्ज आप बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक और चीज़ क्लियर कर दी है, 1300 करोड़ वर्थ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो इस स्पेस के अंदर, कि आपको जो ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है वो अब नहीं देना पड़ेगा, या फिर अगर आपको देना पड़ेगा तो बाद में आके रीइम्बर्स हो जाएगा, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे उसके अंदर। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है, MDR स्कीम, मर्जेंट डिस्काउंट रेट स्कीम, जिसके अंदर आपके जो ट्रेड है उसको वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स उसके लिए लेते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, और ऐसे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और ये मेनली होने वाला है UPI और आपके जो रुपए वाला, जो इंडिया का आपका क्रेडिट वाला सिस्टम है रुपए, उसके जो डेबिट कार्ड है, इन दोनों चीज़ों में मेनली होने वाला है, ताकि गवर्नमेंट के ही मतलब सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे जो लोग हैं सारे। तो इस तरीके से ये सारा कि आपको ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और आपको अगर नहीं देना पड़ेगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट आपकी कंपनी जो भी है, प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उसको पहले ही पेमेंट करके रखेगी वहाँ पर। और अगर आपको रीइंबर्समेंट होना है तो आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही वो पैसे वापस आ जाएंगे एट द एंड ऑफ मंथ, या फिर 3 मंथ्स, ऐसा कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये है ना। आगे चलते हैं, 2-3 और न्यूज़ बची हैं इसके अंदर। फंड इन्फ्यूजन इनटू माइक्रो फाइनेंस कंपनीज राइजेज इन Q2 एज बिजनेस, ये बिजनेस लिखा है वर्ड पूरा, इम्प्रूव्स। तो यहाँ पर तो मुझे मेनली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की बात करनी थी, कि फाइनेंस कंपनीज जो बैंक्स नहीं है, NBFC टाइप की कंपनी है, बट अभी बहुत छोटी कंपनीज हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लोन्स दे सकती है, बहुत उनके NPA बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, वो फाइनेंस कंपनीज है और थोड़ी छोटी कंपनीज है। वो उनके अंदर जो फंड का इन्फ्यूजन है, जो इक्विटी का फ्लो आ रहा है, मतलब उनके जो शेयर्स का परफॉर्मेंस चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। थर्ड पॉइंट के अंदर देखेंगे, इक्विटी फ्लोज उनके 12.2% से बढ़े हैं इस क्वार्टर के अंदर, जो आपका नवंबर में जो पिछले अक्टूबर में एंड हुआ है। तो उसके अंदर ये इनका रीज़न पहला ये था कि हायर लोन डिसबर्समेंट्स, यानी कि वो ज़्यादा लोन दे रहे हैं यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट है MFIN, जो मतलब ये पॉइंट नहीं है, इन्होंने ये ऐसा कहा है, ये कौन किसने कहा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है ये पूरा, मतलब माइक्रो फाइनेंस की जो भी कंपनीज हैं उनका पूरा एक नेटवर्क आप कह सकते हैं। जैसे बैंक्स के लिए होता है IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, तो उस तरीके से माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए भी एक नेटवर्क है। उन्होंने ये चीज़ कही है कि हायर लोन डिसबर्समेंट्स की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि इक्विटी फ्लो ज़्यादा आ रहा है। डिसबर्समेंट्स मीनिंग होता है देना, यानी हायर लोन्स, ज़्यादा लोन्स इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा ना। एक और छोटी सी न्यूज़ इसके अंदर है, सुप्रिया लाइफ साइंस का IPO आ चुका है। तो इसके अंदर हम N लिखा है मैंने, यानी कि न्यूज़पेपर से ही मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर पेज नंबर 6, तो जो बेसिक डिटेल्स है वो तो यही रहेंगी कि IPO आपका 16 दिसंबर से 20 दिसंबर ओपन रहेगा, और 4 डे का IPO है, थोड़ा सा अनयूजुअल रहता है। IPO साइज 700 करोड़ है इसके अंदर, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल आप देख सकते हैं। प्राइस बैंड 265 to 274 है। और पिछले काफ़ी टाइम से कंपनी ने जो है प्रॉफिट के अंदर, ये कंपनी नेट प्रॉफिट आपको 66 से 124 करोड़ रुपीज़ है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। मतलब हाफ, आधे साल के अंदर ही आधा लगभग प्रॉफिट कमा लिया है, तो एक अच्छा आपको बिजनेस प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो हम कभी बाद में देख लेंगे, या फिर मैं आपको कोई लिंक दे दूंगा किसी और चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी ये छोटा सा IPO का डिटेल था इसके अंदर।
तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसके अंदर मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिल जाती हैं। अगर आपको कोई डाउट भी पूछना है तो वो भी आप उसके अंदर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।